नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला, जबरदस्त बारिश हुई। आज दोपहर कई इलाकों में पानी भर गया। हालांकि लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन जगह जगह पानी भर जाने की वजह से दिक्कत जरूर हो रही है। कई इलाकों में पानी भर गया है। गर्मी से लोगों ने राहत महसूस की है, लेकिन देखिए जब बारिश तेजी से होने लगी, लगभग 1 घंटे तेजी से बारिश हुई और जिसकी वजह से जल जमाव की स्थिति कई जगहों पर बन गई और इस वजह से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नोएडा और दिल्ली, 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है। दिल्ली में लगभग 4 घंटे तक बारिश हुई, तो नोएडा में भी बारिश हुई। लोगों ने इस बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। गर्मी से लोगों को राहत मिली है और इस बारिश का इंतजार भी था और बीते दिनों भी लगातार हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, लेकिन आज बहुत ज्यादा बारिश हुई। इसका जमकर आनंद लोग उठा रहे हैं। सड़कों पर जो लोग निकले काम से, उन्हें थोड़ी दिक्कत जरूर हुई क्योंकि कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई और जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। बीते दिनों भी हमने देखा था कि दिल्ली में जब बारिश हुई तेजी से तो कई जगहों पर वाटर लॉगिंग हुई और जिसकी वजह से कई हादसे भी हुए। कहीं बस, कहीं ऑटो तो कहीं गाड़ियां फंसी रह गई। आज भी लगभग ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। तो 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने बारिश को लेकर नोएडा और दिल्ली की। इधर नोएडा में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 39 इलाके में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगा। फायरिंग करते हुए पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, उसके पैर में गोली लगी, उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। कई मामलों में इसकी तलाश लंबे वक्त से चल रही थी। दौरान उन्होंने एक बाइक पे 2 व्यक्ति सवार दिखे, उनको रोका गया। हाँ, जैसे जनरली कोई बाइक आती है उसको हम रोकते हैं, और रुके नहीं और वहाँ से वो लोग भागे। भागने के बाद हम लोगों ने अपने आसपास की टीम से उसको घेराबंदी उसकी कराई। उन लोगों ने पुलिस की टीम पे अटैक किया, फायर किया। उसमें एक हम लोगों की तरफ से सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई की गई। पूछताछ की गई। उसने अपना नाम रिंकू रंजीत तोमर बताया और ये पिछले 1 साल से मर्डर के केस में वांछित था और इसने अपने एक साथी का कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। उधर चंदौली में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई और इस हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। हॉस्पिटल इन्हें ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद में ही यहां पर मारपीट हुई है। चाकू और लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला दोनों गुटों की ओर से किया गया। तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 पर देख पा रहे हैं। चंदौली की ये तस्वीर देखिए। जमीन के विवाद में ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए लोग और लाठी डंडा चाकू से एक दूसरे पर हमला कर दिया। तो 2 पक्षों के बीच मारपीट की ये तस्वीर किसी ने अपने मोबाइल फोन में कैद की है। ये तस्वीर देखिए किस तरह से लाठी से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, चाकू से हमला किया गया। जमीन को लेकर इन दोनों ही गुटों में लंबे वक्त से विवाद चल रहा और वो विवाद आज देखिए सरेराह मारपीट में तब्दील हो गया और हिंसक झड़प देखने को मिली है। कई लोग घायल हुए हैं, दोनों ही तरफ के लोग घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस कहां है और इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, ये एक सवाल जरूर बना हुआ है। लेकिन जमीन को लेकर एक और लड़ाई की तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आज आगरा की सड़कों पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। हालांकि वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता थे और पुलिस, जो 2 अलग अलग दल, एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ पुलिस की टीम, और दोनों के बीच झड़प हो जाती है। पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष को पीटा। बिजली बिल माफी को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे। एक तरफ किसी भी तरह के प्रदर्शन पर इस वक्त कोरोना की वजह से रोक लगाई गई है, दूसरी तरफ जब कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर बिजली बिल माफी को लेकर, इस मुद्दे को लेकर, तो पुलिस ने पहले उन्हें हटने को कहा। जब वो हटे नहीं तो बल प्रयोग पुलिस ने किया और इसी बीच मारपीट हो गई। आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने बदसलूकी की है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ। जिलाध्यक्ष की भी पिटाई की है पुलिस ने और तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद है, महिला कार्यकर्ताएं भी मौजूद हैं और उनके साथ भी झड़प हो रही है।
तो वहीं जिलाध्यक्ष का आरोप है कि उनकी पिटाई पुलिस ने की है और बदसलूकी की गई है पुलिस की ओर से। यहां पर वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने बैठे थे, शांतिपूर्ण तरीके से वो विरोध जता रहे थे, बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर के वो बिजली बिल की माफी चाह रहे थे, और ताकि लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उन्हें सहूलियत हो सके। हरि पर्वत इलाके में ये सब कुछ हुआ है, ये पूरा बवाल देखने को मिला। उधर गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में बेखौफ बदमाशों ने पत्रकार को गोली मार दी और इस वारदात की तस्वीर मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने प्रताप विहार चौकी इंचार्ज को निलंबित भी कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर पत्रकार पर हमला किया जाता है, गोली मारी जाती है और गोली मारने के बाद बदमाश फरार हो जाता है। हालांकि वो तसल्ली करने की भी कोशिश करता है बदमाश भागने से पहले कि पत्रकार जिंदा है या मर गए हैं, लेकिन देखिए 4-5 की संख्या में यहां पर बदमाश गोली मारकर फरार हो जाते हैं और तब पत्रकार के घर से बाहर निकलकर एक महिला आती है और वो उठाने की कोशिश करती है। तो इन तस्वीरों के आने के बाद कार्रवाई भी हुई है। फिलहाल घायल पत्रकार हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो कल रात की तस्वीर आप देख रहे थे। उधर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। तो कई मुद्दे उन्होंने उठाए और उसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला। आज प्रातः गाजियाबाद से पत्रकार विक्रम जोशी के ऊपर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। बहुत दुखद और दिल दहलाने वाली घटना है। जोशी जी अपने भांजी के बचाव में गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया और उससे दुखद बात यह है कि पुलिस में के संज्ञान में पूरा मामला होने के बावजूद गुंडे अपने मंसूबों पे सफल हो गए। कानून व्यवस्था चरमरा रही है। सरकार क्या कर रही है, जनता जवाब चाहती है। और गाजियाबाद में पत्रकार पर हुए हमले को लेकर प्रियंका गांधी ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि गाजियाबाद एनसीआर में है, यहां कानून व्यवस्था का ये आलम है तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हाल का अंदाजा लगा सकते हैं। एक पत्रकार को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उन्होंने भांजी के साथ छेड़खानी की तहरीर पुलिस में दी थी। इस जंगल राज में कोई भी आमजन खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा, ये सवाल प्रियंका गांधी ने उठाए हैं। तो प्रियंका गांधी कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रही हैं। तो प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए कोरोना काल में सरकार की 6 उपलब्धियां उन्होंने गिनाई हैं और बकायदा 6 महीने में कौन सी 6 उपलब्धियां इस सरकार की रही है वो राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए उठाया है। राहुल गांधी के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया और उन्होंने भी बीते 6 महीने में क्या कुछ कांग्रेस ने किया है ये लिखा है। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट में लिखा, राहुल बाबा ने कोरोना के खिलाफ युद्ध में भारत की उपलब्धियों पर ध्यान दिया। भारत में अमेरिका, यूरोप और ब्राजील की तुलना में सबसे कम औसत मामले, सक्रिय मामले और मृत्यु दर हैं। राहुल गांधी जी, आपने भारत के लोगों और बहादुर कोरोना योद्धाओं का अपमान किया है। ये आरोप पलटवार के जरिए बीजेपी लगा रही है। कानपुर देहात से बड़ी खबर, जहां पर एक बीजेपी नेता किडनैपर निकला। बीजेपी नेता ने साथियों के साथ मिलकर 2 लोगों का अपहरण किया था। एक बड़ी खबर कानपुर देहात से। लगातार कानपुर अपराध को लेकर सुर्खियों में इन दिनों, और अब ये बड़ी खबर। सौरभ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या है ये पूरा मामला? किन 2 लोगों का अपहरण हुआ था और बीजेपी नेता कौन है ये शख्स? देखिए, पूरा अपहरण का जो आरोप लगा है, जिस मामले में पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है, सत्यम सिंह चौहान है, बीजेपी की जिला इकाई में मंत्री के पद पर है। जब से बीजेपी के नए जिलाध्यक्ष ने यहाँ पर कदम रखे हैं, उसके बाद लगातार आपराधिक गतिविधियों में बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो सामने आते हैं।
और आपको पूरी बात बता दूं कि ये पूरा मामला जो है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। दो लोग जो टोटका करते थे, टोना करते थे, वो लोगों को सपना दिखाते थे कि हम उनको अमीर बना देंगे, हम आपको सही वक्त पे सही चीजें बता देंगे। उनको सत्यम सिंह चौहान ने पहले फोन करके कानपुर देहात बुलाया। वो मध्य प्रदेश से चल करके गाड़ी से कानपुर देहात आए और इनकी एक दिन की फीस, जो लोग टोटका करके दावा करते थे करोड़पति करने का, 1 लाख रुपए एक दिन की इनकी फीस थी। और इनको टोटका करने के होटल में सौरभ, क्या ये दो लोग जो मध्य प्रदेश से यहाँ खुद आए थे, क्योंकि वो टोटका करने के लिए उन्हें बीजेपी नेता ने बुलाया था और फिर उन्हें यहाँ पर किडनैप कर लिया गया, आप ये बता रहे हैं? जी हाँ, जाहिर तौर पर उन्हें पैसे का प्रलोभन देकर पहले कानपुर देहात बुलाया गया और फिर इनका अपहरण उसी होटल में कर लिया गया। इनके घर पर फोन किया गया और इनसे कहा गया कि 1 करोड़ रुपए दीजिए तभी आपकी जान बचेगी। 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई। वहां की पुलिस ने जब ये पीड़ित का परिवार, जो ये लोग थे, शिकायतकर्ता पहुंचे मध्य प्रदेश के थाने में और उन्होंने जब इसका सर्विलांस से नंबर लिया और उसके बाद सर्विलांस से नंबर लेने के बाद कई तथ्य सामने आए तो इसकी लोकेशन कानपुर देहात में निकल आई। उसके बाद फिर पुलिस ने जब अपने पुलिस ने तार खोले तो वहां के एसपी ने कानपुर देहात के एसपी से संपर्क किया और उसके बाद तत्काल अकबरपुर कोतवाल तुलसीराम पांडे मैं फोर्स के वहां पर पहुंचे और उन्होंने तत्काल इन सभी को वहां से बरामद कर लिया। लेकिन सौरभ, ये कौन है जो बीजेपी नेता जिसका हाथ इस पूरे मामले में आया है सामने, और बीजेपी में कितनी बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी के अंदर कितनी बड़ी जिम्मेदारी इसे है, और क्या किस तरह का एक्शन अभी तक पुलिस ने लिया है? देखिए, जो इस पूरे मामले पर जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही कि यहाँ पर असलहे भी थे, लेकिन कोई असलाह अभी तक इस तरीके का भारी असलाह नहीं दिखाया गया। साथ ही साथ आपको बता दूं, जिला इकाई होती है जहां पर मंत्री और अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो लोगों से कोऑर्डिनेट करते हैं, छोटे छोटे सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट करते हैं। सौरभ, ठीक है, आप इस पूरे मामले पर नजर बना रहे हैं। फिलहाल बहुत सारी डिस्टर्बेंस आपकी तरफ से आ रही है, आवाज में काफी दिक्कतें आ रही हैं, और एक पूरी स्टोरी आप जरूर फाइल कीजिए। बहुत ही अजीबोगरीब ये मामला, जहां पर बीजेपी का एक नेता 2 लोगों को मध्य प्रदेश से बुलाता है। वो 2 लोग दावा करते हैं कि टोटका के जरिए वो करोड़पति बना सकते हैं किसी शख्स को। फिर उन 2 लोगों को किडनैप कर लिया जाता है बीजेपी नेता और उनके साथियों की ओर से, और उनके परिवार से 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। पूरा मसला पुलिस ने अब इसे खुलासा किया है, आगे भी बताएंगे आपको। इधर गाजीपुर में हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां सदर कोतवाली क्षेत्र के रौजा इलाके में सड़क पर पानी भर गया था और इसी वजह से सवारी भरा एक ऑटो यहां पर पलट गया। ई रिक्शा जिसे आप देख रहे हैं, पानी भरे होने की वजह से गड्ढा था और गड्ढे में पानी भरा था, बैलेंस बिगड़ा और ई रिक्शा पलट गया। ई रिक्शा में कई सारे लोग बैठे थे, सामान भी ऊपर रखा हुआ था और ओवरलोडिंग भी नजर आ रही है ई रिक्शा में, और डिसबैलेंस होता है ई रिक्शा और गिर जाता है। कई लोग जो बैठे हुए थे जख्मी हो जाते हैं। ऑटो में कई बच्चे भी थे। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि किसी को भी बहुत ज्यादा चोट नहीं पहुंची है। एक तरफ दावे किए जाते हैं गड्ढा मुक्त सड़कों के, और दूसरी तरफ देखिए जरा, सड़क कहां है, गड्ढा कहां, अलग अलग करना मुश्किल है। इधर मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज सुबह लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में निधन हुआ। वो लंबे वक्त से किडनी और लीवर इन्फेक्शन की बीमारी से जूझ रहे थे, अस्पताल में भर्ती थे। आज सुबह करीब 5:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। लालजी टंडन यूपी में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार थे। कई बार राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। एमपी का राज्यपाल बनने से पहले वो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने लालजी टंडन के निधन पर शोक जताया। यूपी सरकार ने लालजी टंडन के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। लालजी टंडन बीजेपी के बड़े नेता थे जो शुरुआती जीवन में ही आरएसएस से जुड़ गए। अटल बिहारी वाजपेयी के वो बेहद करीब रहे। अटल जी की लखनऊ सीट पर ही 2009 में पहली बार सांसद चुने गए। देखिए ये रिपोर्ट। लालजी टंडन ने अपना सियासी सफर भले ही 1960 में शुरू किया हो, लेकिन उन्होंने राजनीति के दांवपेच बहुत पहले ही सीख लिए थे। लालजी टंडन जब संघ से जुड़े तो वहां उनकी मुलाकात भारतीय राजनीति के पुरोधा अटल बिहारी वाजपेयी से हुई। फिर उन्हीं की राजनीतिक छाया में लालजी टंडन आगे बढ़ते गए। साल 1991-92 में
लालजी टंडन कल्याण सिंह की सरकार में नगर विकास मंत्री भी रहे। यही नहीं, टंडन 1996 से साल 2009 तक लगातार विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान 2003 से 2007 तक लालजी टंडन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कायम रहे। साल 2009 में लालजी टंडन लखनऊ से लोकसभा के सांसद चुने गए। लालजी टंडन साल 2018 में बिहार के राज्यपाल बने। इसके एक साल बाद यानी साल 2019 में उन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। लालजी टंडन अपनी इस जिम्मेदारी से तब भी पीछे नहीं हटे जब उनका स्वास्थ्य गिरना शुरू हो गया। 85 साल के एक पुरोधा अपनी अंतिम सांसों तक भारतीय राजनीति की सेवा करता रहा। आज भारतीय राजनीति में अटल जी के दौर का एक महान नेता खो दिया गया है, लेकिन लालजी टंडन ने जाते जाते ये सीख दी है कि जब लोकतंत्र की सेवा करने का प्रण लिया है तो उसके लिए हर कठिन चुनौती स्वीकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लालजी टंडन के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शोक जताया। लालजी टंडन जी का आज आकस्मिक निधन हुआ है। श्री टंडन जी के निधन पर मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके शोक संतप्त परिवार को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। टंडन जी, हम स्मृतियों में आपको सदैव जीवित बनाए रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, बिहार के पूर्व राज्यपाल, लखनऊ के पूर्व सांसद, लंबे समय तक उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में राज्य की और राष्ट्र की जो उन्होंने सेवा की है, उसके लिए श्रद्धेय श्री लालजी टंडन, जिन्हें हम लोग आदर के साथ बाबूजी कहते हैं, उनको कभी भुला नहीं पाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना लालजी टंडन को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने लालजी टंडन को याद किया। उन्होंने कहा कि वो अभिभावक की तरह थे और हम सभी से काफी प्यार करते थे। उनसे बात की हमारी सहयोगी अनामिका सिंह ने। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे हुए थे हजरतगंज स्थित लालजी टंडन के आवास पर भी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। सर, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप इसको? पिछले 50 साल से, चाहे वो प्रदेश का विकास हो या लखनऊ का, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये बहुत बड़ी क्षति है कि जो परमानेंट लखनऊ में उनका मिलना, बेइंतहा मिलनसार थे और सभी के दुख सुख के साथी थे। एक लोगों का भरोसा रहता था कि जब कभी लखनऊ जाएंगे तो कोई छोटी बात हो या बड़ी, तो कम से कम अपने दिल की बात उनसे कह लेंगे और जो भी वो कर सकते हैं वो कर देंगे। जितने दिनों वो विपक्ष में भी रहे, उतने भी दिनों में भी वो पूरे प्रदेश के लोगों की समस्याओं से रूबरू होते रहे। और ये मैं समझता हूँ कि पार्टी की बहुत बड़ी क्षति है और सभी ने इसके लिए उनके निधन पर दुख भी व्यक्त किया है। आज हम भी दुखी हैं कि हमने एक संरक्षक, एक गार्जियन अपना खो दिया और लखनऊ में बहुत बड़ी रिक्ति आई है। एक लंबा राजनीतिक जीवन लालजी टंडन का रहा और उससे पहले आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में अलग अलग पदों पर बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड से, जहां पर देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक बड़ा फैसला आया। खबर उत्तराखंड के है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देवस्थानम बोर्ड पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड पर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत है।
उन्होंने कहा कि बोर्ड भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया था और इसमें कोई छेड़छाड़ करना सरकार का उद्देश्य नहीं है। देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में जो आज निर्णय हुआ है उसके लिए हम माननीय न्यायालय का बहुत स्वागत करते हैं, उनके इस निर्णय का। सरकार की जो इच्छा थी चारधाम बोर्ड बनाने के पीछे जो भावनाएं थी उस पर एक तरह से न्यायालय ने मोहर लगाई है। और चारधाम देवस्थानम एक्ट पर आए हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद फौरी तौर पर एक राहत जरूर मिल गई है। इस विवाद का पटाक्षेप होता भी नजर आ रहा है, लेकिन पंडा पुरोहितों का आक्रोश, विपक्ष की असहमति, सरकार के लिए जमीनी स्तर पर चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। उत्तराखंड सरकार साल 2019 के आखिरी महीनों में देवस्थानम एक्ट को लेकर आई, जिसके दायरे में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत 51 मंदिरों को लाते हुए इनके मैनेजमेंट के लिए देवस्थानम बोर्ड बना दिया गया। एक्ट के अस्तित्व में आते ही पंडा पुरोहितों से लेकर विपक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। पंडा पुरोहितों की ओर से भाजपा के ही सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट चले गए। इसके साथ ही सरकार की मुश्किलें तो बढ़ी, लेकिन ताजा फैसले से वो अब राहत महसूस कर रही है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है या हमारे हकूकदारियों का सवाल है या पंडों का सवाल है या उनके प्रवक्ता जी का सवाल है, निश्चित रूप से सरकार का कोई उद्देश्य, कोई मंतव्य मंदिरों पर नियंत्रण करने का नहीं है। ये कानून नियंत्रण करता भी नहीं है, केवल उन व्यवस्थाओं को लेकर। क्या पंडे अपनी जिस प्रकार की व्यवस्थाएं वो चलती रहेंगी? केवल मंदिर की व्यवस्थाओं के साथ साथ जो इस प्रकार की व्यवस्था बनानी है कि हमें वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे करें, अच्छा कैसे करें, लोगों को कैसे सुविधा, इस पर हम लोग विचार करते हुए हमने इस प्रकार का कानून बनाया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि फैसला भले ही सरकार के पक्ष में हो, लेकिन चुनावी वर्ष में उसकी चुनौतियां बढ़ भी सकती हैं। पंडा पुरोहितों का कहना है कि सरकार यदि बेहतर व्यवस्थाओं के नाम पर ये सब कर रही है तो उसे फिर पूरे राज्यों के मंदिरों का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेना चाहिए। चारों धामों के पंडा पुरोहित अब इस मामले को सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कर रहे हैं। हाँ, इस डिसीजन से हम थोड़ा सा हताश हैं, लेकिन निराश नहीं हैं। अब हम जो हमारी चारधाम महापंचायत है उसकी बैठक होगी और जो डिसीजन है उसकी कॉपी को पूरा पढ़ा जाएगा, उसी के अनुरूप आगे की निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल चारों धामों को एक्ट के तहत लाने का ड्राफ्ट तो पूर्ववर्ती नारायण दत्त तिवारी सरकार में ही तैयार कर लिया गया था, लेकिन तब सरकार इस पर अमल करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। त्रिवेंद्र सरकार न सिर्फ बहुमत से एक्ट पास कराने में सफल रही, बल्कि कोर्ट ने भी उसके फैसले पर मोहर लगा दी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ सुनिंदा प्रभात की रिपोर्ट। दरअसल देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर हाईकोर्ट में सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज होने के बाद उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री ने क्या कहा, सतपाल महाराज ने, वो भी आपको सुनाते हैं। जो दुविधा का वातावरण था वो समाप्त हो गया है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप में स्वामी जी को अब उनका जवाब मिल गया है और हम निश्चित रूप में उत्तराखंड में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा हम यात्री आने शुरू हो जाएंगे और हम यात्रियों का जो है उनकी व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल हाईकोर्ट ने जरूर इस विवाद पर विराम लगाने की कोशिश की है, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं चारधाम बोर्ड का, वो आगे और कदम उठाने की तैयारी में है। इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।